जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए तो हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे क्या जी, एसी थ्रू यानी प्योर रेसिस्टर के परितः यदि एसी देंगे तब क्या होगा, प्योर इंडक्टर के परितः यदि एसी देंगे तो क्या होगा, और प्योर कैपेसिटर के परितः यदि एसी देंगे तो क्या होगा। यानी हम लोग इसके आर एल सी अलग अलग आर एल सी के बारे में पढ़ चुके हैं, और सिविल फार्मूला ये भी ट्रिक हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सिविल में बताए थे आपको कि सी में करंट आगे होता है तो करंट लीडिंग, और एल में करंट पीछे होता है तो करंट क्या जी, आपका लैगिंग। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। अब क्या करेंगे ना, मिला देंगे। अब क्या करेंगे, आर को एल के साथ मिला देंगे, कभी आर को सी के साथ मिला देंगे, तब क्या होगा ये अब हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ये भी देख चुके थे कि पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, एक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, अपरेंट पावर क्या होगा। इससे संबंधित हम लोग सारे डिस्कशन देख चुके हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, पिछला क्लास का वीडियो देखेंगे, फिर वहां से क्लियर करेंगे। तो आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि आर एल परिपथ में, यानी आर और एल को मिला देंगे, आर और एल को मिला देंगे तब क्या होगा। आर और एल को मिला देंगे और तब एसी देंगे तो क्या होगा। तो आपको ये भी बताए थे कि यदि एल में आर को मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाता है जी, अशुद्ध बन जाता है। ठीक है, तो ये आर हो गया और ये एल हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, आर एल सीरीज सर्किट के परितः एसी, आर एल सीरीज सर्किट के परितः क्या जी, एसी, यानी श्रेणी आर एल परिपथ, आर एल सीरीज सर्किट के परितः क्या जी, एसी वोल्टेज। यदि इसके क्रॉस एसी वोल्टेज देंगे तो क्या होगा। आप लोग को पिछले क्लास में ये बता चुके हैं बहुत पहले ही कि एक्सएल को क्या बोला जाता है, एक्स को रिएक्टेंस बोलते हैं, एल है तो ये क्या हो जाता है जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है तो इसका भी मात्रक क्या हुआ था जी, ओम। आर के बारे में जानवे करते हैं, एक प्रतिरोध है, रेसिस्टर है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है जी, ओम है। एक प्रतिरोध और दूसरे प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है, उसका जो समतुल्य प्रतिरोध बनता है उस समतुल्य प्रतिरोध का नाम क्या है जी, जेड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, इम्पीडेंस। और ये भी बताए थे, इसके लिए अलग से हम क्लास ही लिए हैं। और इसका भी मात्रक क्या होगा जी, आपका ओम होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा जी, ओम होगा। तो ये सारे का यूनिट क्या है जी, आर का भी यूनिट ओम, एक्सएल का भी यूनिट ओम, और जेड का भी यूनिट ओम। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि श्रेणी आर एल परिपथ, फेजर डायग्राम भी बता चुके हैं। देखो ये वोल्टेज दे रहे हैं, ये वोल्टेज है कैसा, एसी वोल्टेज है। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं ये क्या होता है जी, आर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सएल। इतना तो आप लोगों को पता है। ये प्रतिरोध है आपका आर, और ये क्या है जी, एक्सएल प्रतिरोध है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रतिघात और प्रतिबाधा मतलब जेड। इस दोनों को मिलाने से क्या बनता है, अच्छा इसमें यहां से वोल्टेज दिए हैं तो इसके क्रॉस भी क्या होगा जी, कुछ वोल्टेज की हानि होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वी आर। इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज का हानि होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, वी एल। क्लियर है, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहां से वोल्टेज दिए, सीरीज में है तो पता होना चाहिए, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और करंट जो पास करेगा वो दोनों में क्या करेगा जी, सेम पास करेगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं। यहां से यदि हम लोग सप्लाई वोल्टेज भी दे रहे हैं, एक प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध के परितः वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ उसको वी आर बोले, इस प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसे हम लोग क्या बोले जी, वी एल बोले। ये प्रतिरोध का है, एक्सएल है, और ये प्रतिरोध आर है, और एक्सएल बराबर फॉर्मूला भी बता चुके हैं, 2 पाई एफ एल।
लाइट का कुछ प्रॉब्लम है ना जी। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग इसका जो भी कुछ सीखेंगे ना जी, फेजर डायग्राम से सीखेंगे, क्योंकि आपको हम लोग प्योर अलग अलग बता चुके हैं। ठीक है, प्योर आपको अलग अलग हम बता चुके हैं। तो देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता। एक चीज बताइए, इसमें सारे में करंट क्या करेगा जी, सेम पास करेगा। तो हम लोग फेजर डायग्राम से ही सब कुछ सीखेंगे। किससे सीखेंगे? फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम इसका बनाना हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर? सब वोल्टेज के आधार पे ही। तो यदि इसको हम रिफरेंस लेते हैं एक करंट, क्या जी, आई लिए। क्लियर? सारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक रिफरेंस ले लिए हम करंट आई, ये मूल बिंदु यहां से स्टार्ट हो रहा है 0। अब कोई बताएगा यहां से चलना स्टार्ट होगा, चलते 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 आए प्रतिरोध पे। देखो ये अलग अलग बात करेंगे, पहले दोनों को मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। केवल प्रतिरोध का बात करेंगे तो ये शुद्ध रहेगा, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। केवल एक्सल का बात करेंगे तो ये भी शुद्ध रहेगा, जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो आर, ये क्या हो जाएगा आपका वी आर। अब कोई बताएगा एक प्रतिरोध में, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में वोल्टेज और करंट क्या होता है जी, एक ही फेज में होता है, समान फेज में होता है। एक ही फेज में होता है, और किस में होता है जी, यानी सेम फेज में। यानी इसमें यदि करंट गया है तो इसी लाइन पे क्या होगा आपका जी, वोल्टेज होगा। इसी लाइन पे क्या होगा जी, वोल्टेज होगा। और इस वोल्टेज का क्या नाम दिए हैं, वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो क्या देखे, प्योर रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों रेखा एक ही पर होता है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दिए, यहां तक का काम खत्म। जब आगे बढ़े तो क्या मिला जी, इंडक्टर। इंडक्टर डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, सिविल ट्रिक, CIVIL। सिविल में करंट क्या होता है जी, पीछे होता है। सिविल में करंट क्या होता है जी, पीछे होता है। प्योर में कितना से, 90 डिग्री से पीछे है ये करंट। यदि करंट पीछे है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अरे वोल्टेज क्या होगा जी, आगे हो जाएगा। यस। अब बताएगा ये इंडक्टर में करंट इधर है, और हमें इंडक्टर में वोल्टेज को आगे रखना है। वोल्टेज को आगे रखना है, हमेशा चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पर क्या होगा जी, वोल्टेज आगे की ओर हो जाएगा। यानी ये श्योर हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री का यदि बात करेंगे तो इंडक्ट करंट में क्या करेगा जी, ये लीड करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, VL हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, VL हो जाएगा। ये आपका VR हो गया, और ये आपका क्या होगा जी, VL हो गया। क्लियर है? इस लाइन को आप यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ना, इसको आप यहां पे भी ला सकते हैं। इसको उठा करके यहाँ वेक्टर में इसको उठा करके 0 पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? अब ये VL है और ये VR है। क्लियर? ये VL है और ये VR है। इस दोनों को मिलाने से, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसको मिलाएंगे, ये क्या बनेगा जी, आपका V बनेगा। ये आपका बन गया फेजर डायग्राम। ये आपका क्या बन गया जी, फेजर डायग्राम। क्लियर? अब ये क्या है जी, सप्लाई वोल्टेज। ये ओरिजिनल वोल्टेज है ना जी, ये सप्लाई वोल्टेज है। ये जो सप्लाई वोल्टेज दिए थे, ये वोल्टेज दिए थे, और ये करंट यहां से जो आई करंट निकला है, वह ये सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, फाई। उसे ही क्या बोलते हैं जी हम लोग, पावर फैक्टर एंगल। क्लियर है? अब इसी से हम लोग, अब ये तो त्रिभुज बन गया। और जब ये त्रिभुज बन गया तो तुम खुद कहो इस त्रिभुज में क्या होगा, V बराबर अंडर रूट। अरे त्रिभुज तू लोग नहीं पढ़ा है जी। अब कहो इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं P, या इसको मानते हैं H। तो H बराबर क्या होता है जी, P² प्लस B² का अंडर रूट। तो V बराबर लिखेंगे क्या, बताओ तो, VR का स्क्वायर और प्लस VL का स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट को आसान वे में समझो। ठीक है, हम लोग इसका फेजर डायग्राम बना प्रूफ कर रहे हैं। तुमको प्रूफ नहीं आता है हमसे, उससे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। लास्ट में इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो तब को याद रखना पड़ेगा। तब आपको लास्ट में इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या करेगा, याद रखना पड़ेगा। उस यदि दिक्कत हो रहा है तो लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक ध्यान में रखना, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा नहीं रहेगा तो।
तो यहाँ वी आर हो गया, ये वी एल हो गया। अब बताओ इस सारे में करंट क्या जाएगा, आई जाएगा, ये सारे में करंट क्या जाएगा जी, आई जाएगा। क्लियर है? तो इसके अक्रॉस यदि वोल्टेज निकालेंगे तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, आई इंटू आर, और कहो वी एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। और ये भी एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के परितः वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल, यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू एल। अब कहो इस दोनों को मिलाने से, इस दोनों को मिलाने से आर और एक्स को मिलाने से, आर और एक्स को मिलाने से जो एक समतुल्य प्रतिरोध बनता है, इस समतुल्य प्रतिरोध का नाम क्या है, जेड। यानी अगले क्लास में हम कह सकते हैं, यानी अगला पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये आर है और ये क्या है जी, एक्सएल है, और इसमें हम लोग क्या दिए थे जी, सप्लाई वोल्टेज भी दिए थे। ठीक है, इससे करंट निकला था आई। इस दोनों को मिलाने से एक समतुल्य प्रतिरोध बनता है जेड। उस समतुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है पता नहीं, लेकिन मान लिया कि समतुल्य प्रतिरोध क्या है जी, जेड है। तो ये जो अब आपका आके बन के तैयार हो गया, ये क्या हो गया जी, जेड। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये भी है, ये करंट आई है। इसमें यदि हम निकालेंगे V बराबर इसके क्रॉस, तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला, V इक्वल टू आई जेड। V इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, आई जेड। क्लियर है? अभी हम लोग इस ट्रायंगल से, अभी हम लोग इस ट्रायंगल से क्या सीखे हैं, ये वाला अभी ट्रायंगल जस्ट बना था ना जी, ये क्या था जी, वी आर, ये क्या था जी, वी एल, और ये क्या था जी आपका V। तो इस ट्रायंगल, ये इसके बीच का एंगल क्या था, फाई। तो अभी हम जस्ट V बराबर क्या सीखे थे, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर और प्लस वी एल का स्क्वायर। V बराबर यहां से लिखो, ये समीकरण 3 मान लो, उधर समीकरण 1 दूर आने दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई जेड, छोटका है तो सभी जगह छोटके लिखो जी, आई जेड। वी आर का क्या था जी, फिर बड़ा लिखा गया, आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर। ये सब हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी। आई जेड बराबर ये आई स्क्वायर, तो आई कॉमन आ जाएगा यहां से, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये आई से आई कैंसिल, यानी प्रूफ हो गया जेड बराबर क्या जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हो गया? यानी आपका यह फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि जब एक सर्किट इस तरह से रहे आर और इस तरह से क्या रहे जी एल, और इसमें यदि हम लोग एसी देंगे, ये हो गया आर और ये क्या हो गया जी एक्सएल। यानी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कि समतुल्य प्रतिरोध जब आरएल सर्किट हो, ये आरएल सर्किट हो, तो समतुल्य प्रतिरोध जेड बराबर क्या होता है जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। देखो यह त्रिभुज था, तो ये फॉर्मूला लिखे थे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अब अभी पे, अब अभी जेड बराबर क्या आया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही ना आया जी। अब कहो इसका जो नाम है, इसी जेड का नाम है क्या जी, इंपीडेंस। इंपीडेंस हिंदी में क्या करते हैं जी, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा हिंदी में क्या बोलते हैं जी, प्रतिबाधा, इंपीडेंस। तब इससे इंपीडेंस ट्रेंगल आ जाएगा जी। अब ये ना हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं त्रिभुज में अभी, ये यदि ऐसा दिया रहे, ये P रहे या B रहे या H रहे, तो आप लोग जानते हैं H बराबर अंडर रूट क्या जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है बताएगा, तो इसी से तब हम यहाँ पर एक त्रिभुज लिख सकते हैं जी, इसी से यहां से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर है? एक त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें ये क्या रहेगा, आर रहेगा, इसमें ये क्या रहेगा जी, एक्सएल रहेगा, और ये क्या रहेगा जी, जेड रहेगा, और इसके बीच जो कोण होगा वो क्या रहेगा जी,
फाई रहेगा, और इसी का नाम क्या है जी, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या जी, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या जी, इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तब कहो इम्पीडेंस ट्रायंगल निकल गया। जब आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल निकल गया, तब इसमें आप खुद बताइए ये क्या होता है। फाई वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है, क्या देखे थे, ये फाई क्या था, यहाँ पे आएंगे इस वाले में। ये फाई क्या था, ये वोल्टेज हो गया, और इसी लाइन पे क्या है जी, करंट है। यही लाइन पे करंट आया है ना जी। वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण होता है, उसी कोण को बोला जाता है पावर फैक्टर एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण है, उसी को बोला जाता है क्या जी, पावर फैक्टर एंगल। तो ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल अभी हम लोग निकाले हैं, यही कोण क्या कहलाएगा जी, पावर फैक्टर एंगल। तब यहां से यदि हम लोग कॉस फाई को ही बोलते हैं पावर फैक्टर, यदि यहां से कॉस फाई निकालेगा, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है जी, कोई बताएगा, बी बाई एच। अरे इसमें पूछेगा कि ये यदि आपका थीटा हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, यही ना होता है जी, बी बाई एच। हाँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, पी बाई एच। तो वही चीज तो हम लिख रहे हैं, कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा जी, आर बाई जेड। कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई जेड। और इसी का एक और नया फॉर्मूला हम लोग सीख लिए, क्या जी, पावर फैक्टर। तो पी डॉट एफ, पावर फैक्टर का एक नया फॉर्मूला क्या सीखे, आर बाई जेड। पावर फैक्टर एक नया फॉर्मूला क्या सीखे जी, आर बाई जेड। क्लियर है, पावर फैक्टर का एक नया फॉर्मूला क्या सीखे, आर बाई जेड। आर बाई जेड। क्लियर, यहां से किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा जी, नहीं ना, आगे बढ़े। तो हम लोग क्या देख लिए, यदि एक आर हो और एक एल हो, यदि इसमें आर है, इसमें एक्सएल है, इसमें यदि हम लोग करंट दे रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल। इसके बराबर वी आर बराबर क्या सीखे अब ये, आई इंटू आर। ठीक है, वी एल बराबर क्या सीखे, आई इंटू एक्सएल। क्लियर, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस क्या जी, रेसिस्टर, जिसमें एक्सेल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल बराबर होता है क्या है जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये पढ़ा चुके हैं बहुत, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल। एक्सेल बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा एक चीज, अभी जो हम लोग ये पढ़े हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल या जो भी, ये आरएल सर्किट में, ये श्रेणी आरएल सर्किट है। अब कोई बताएगा इसमें जो आपका करंट होगा, वो करंट लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, कोई बताएगा करंट लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। तो आरएल श्रेणी परिपथ हो या फिर समानांतर परिपथ हो, आरएल श्रेणी हो या समानांतर हो, इसमें करंट क्या होता है जी, करंट होता है लैगिंग। करंट क्या होता है जी, लैगिंग। आरएल श्रेणी परिपथ में करंट क्या होगा जी, लैगिंग होगा। क्लियर है, करंट लैगिंग होगा, तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपका जी, लैगिंग हो जाएगा। करंट पीछे, इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट पीछे। क्लियर, करंट क्या करेगा जी, लैग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ पॉइंट इसको आप लोग को पढ़ देते हैं जो आपका नोट्स का है। फेजर डायग्राम ये हम लोग देख चुके थे, ये जस्ट बनाए हैं, ये सब आपको प्रूफ कर दिए हैं। प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक ओम होते हैं, सब पहले बता चुके हैं जी। एक्सेल, एक्सेल का मात्रक क्या होता है, यही एक्सेल। एक्सेल का मात्रक ओम होता है। आर प्रतिरोध हो गया, एक्सेल प्रेरक, प्रेरक प्रतिघात यूनिट ओम, जेड प्रतिबाधा यूनिट ओम।
देखिए आरएल श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर क्या था जी, लैगिंग होता है, ठीक है। तो आरएल समानांतर परिपथ का भी पावर फैक्टर क्या होता है जी, लैगिंग। यानी कहने का मतलब आपको यदि एल आर के साथ एल दिखाई दे दे तो आंख मूंद करके पावर फैक्टर क्या जी, लैगिंग, करंट लैगिंग, आंख मूंद करके पावर फैक्टर लैगिंग, करंट लैगिंग। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे आरसी श्रेणी परिपथ। क्या पढ़ेंगे जी, आरसी श्रेणी परिपथ। तो आरसी श्रेणी परिपथ, वोल्टेज दे रहे हैं क्या जी हम भी, इससे करंट आई निकलेगा, आर के परितः जो वोल्टेज होगा वो वी आर, और वीसी के परितः जो वोल्टेज होगा वो वीसी, एक्सी के परितः जो वोल्टेज होगा वीसी। और इस आर और एक्सी को देखो, ये भी एक आर प्रतिरोध है, ये भी एक्स एक प्रतिरोध है। जब दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं, अरे हम लोग जानते हैं ना जी, समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यही समतुल्य प्रतिरोध है या जेड, यहाँ आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, यहाँ एसी में इसको क्या बोलते हैं जी, जेड बोलते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यह फेजर का समेशन है, इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़ते। आप लोग इतना ही जोड़िए, समझिए कि एसी में इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, फेजर उजर ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये दोनों मिलाकर के ये बना समतुल्य प्रतिरोध। अब कहें इसके अक्रॉस वोल्टेज, प्रतिरोध के परितः वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, तो आई के जगह पर ये तो सब में तो आई है ही, तो आई इंटू आर। फिर VC बराबर क्या हो जाएगा जी, VC बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सी। अरे V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, यह एक्सी एक प्रतिरोध अब हो गया, ये एक्सी ओम हो गया, ये आर ओम हो गया। तब तो डायरेक्ट ओम का नियम आप लागू कर सकते हैं ना, ओम का नियम एसी तथा डीसी दोनों में लागू होता है। और तो इस जेड बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। क्लियर। इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, चलिए फेजर डायग्राम आपको बताते हैं कैसे होगा। तो अब ये श्रेणी परिपथ है, तो श्रेणी परिपथ है तो सब में करंट क्या होगा जी, सेम होगा, तो करंट लिख दिए। क्लियर। अब यहां से चलना स्टार्ट किए, चलते आए चलते आए चलते आए, सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले मिला प्रतिरोध। हम लोग शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में जानते हैं वोल्टेज और करंट दोनों एक ही रेखा पर होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है जी, एक ही रेखा पर होता है। तो बताइए इसी रेखा पर क्या होगा जी, इसी रेखा पर कौन वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस प्रतिरोध। दिखाई दे रहा है क्या ये, ठीक तो है, दिखाई दे रहा है। वी आर, ये सफिक्स में आर है जी, किसी को डाउट हो रहा है, ये सफिक्स में आर है, फिर छोटा हो गया जी। क्लियर, ये सफिक्स में आर है। अब क्या देखेंगे, इसका काम खत्म, फिर आगे बढ़े, करंट तो वही है, करंट वही है। अब आ गया कैपेसिटर, तो बताइए तो कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज आगे कि करंट आगे, कैपेसिटर में करंट आगे होता है, कैपेसिटर में क्या होता है जी, करंट आगे, करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे होता है। तो जब करंट इधर है तो वोल्टेज पीछे के लिए ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, इस अक्ष पे यदि करंट है तो वोल्टेज क्या होगा, नीचे होगा कैपेसिटर में, तब ना करंट लीड करेगा जी। ये आपका हो जाएगा वी सी, और इस दोनों को मिलाने से जो बनेगा वह रिजल्टेंट, वो क्या बनेगा जी, भी बनेगा। और ये करंट है और वोल्टेज के बीच के जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं जी, फाई, पावर फैक्टर एंगल। वोल्टेज और करंट के बीच जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं जी, फाई, पावर फैक्टर एंगल। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिए। तो अब बताओ, अभी हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं, काला ही लेते हैं जी, अच्छा रहता है। ये सी हो जाएगा, ये आपका हो जाता है आर, ये हो जाता है आपका एक्स सी, इसमें क्रॉस था क्या जी, वी आर, और उसके क्रॉस वोल्टेज क्या था जी, वी सी, और यहाँ सप्लाई दिए तो अभी जस्ट हमको जो फेजर डायग्राम आया है, इसमें यदि हम लोग आई देते हैं तो ये हम लिख लिए थे, वी आर बराबर, इसमें करंट देते हैं आई, क्या होता है जी, आई आर, और वी सी बराबर क्या होता है जी, आई इंटू एक्स सी, भी बराबर आई आर फॉर्मूला से, और भी बराबर क्या होता है जी, आई जेड। इसको यदि हम
दोनों का समतुल्य एक जेड मान लेंगे, दोनों का समतुल्य क्या जी, एक जेड मान लेंगे, तब जैसे ओम का नियम सिद्ध किए थे भी और आई, तो ये भी बराबर आई जेड, ये तीन चीज मालूम हो गया। तो अब हम लोग क्या बनाते थे जी, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम क्या है, यदि इस अक्ष पे हम क्या ले लिए जी, इसको यदि करंट लिए हैं तो इसी के क्रॉस क्या था जी, वी आर, इसी पे दोनों एक ही लाइन पे था। यहाँ जो वोल्टेज है ये दोनों एक ही लाइन पे है, इसी पे वोल्टेज भी है। अब क्योंकि वी आर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लैग करेगा, क्योंकि करंट आगे होता है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका वी सी, और इसी को मिलाने से क्या बना था जी, रिजल्टेंट फाई, ये भी। अब ये त्रिभुज बन गया, तो बताइए इस त्रिभुज में, अब बताइए इस त्रिभुज में क्या होगा जी, भी बराबर, कोई बताएंगे त्रिभुज में, हम लोग जानते हैं भी का स्क्वायर, बी आर का स्क्वायर प्लस भी सी का स्क्वायर और अंडर रूट, यही त्रिभुज में होता है। भी बराबर यहाँ आई जेड लिखेंगे, भी बराबर क्या लिखेंगे जी, आई जेड, और ये क्या हो जाएगा आई आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, ये तो हम सब पहले से जानते हैं। अब आई जेड यहाँ लिखेंगे, ये आई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो आई बाहर आ जाएगा, तो इसके अंदर में क्या रह जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये आई से आई कैंसिल, तो आखिर इम्पीडेंस आ गया क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कहो फिर यहाँ से इम्पीडेंस ट्रायंगल आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका आ गया है, जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग एक्सी बराबर क्या जानते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कितना बार इसको आ चुका है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फार्मूला क्या होता है एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। तो एक तरीका हम लोग क्या देखे, अब ये ट्रिक पे हम लोग ध्यान में जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए जब बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा रहे, R1 R2 R3, आपको पूछे समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आप लोग क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसमें भी AC दे रहे हैं। अब दूसरा आ जाएगा, इस R के साथ क्या लगा दिया जी, L, ये R है, ये XL है। तब आपको यदि समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तब यहाँ पे इस समतुल्य प्रतिरोध का क्या नाम पड़ा जी, Z, तो Z बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें अंडर रूट, ये ध्यान में रखना, अंडर रूट, पीछे आपको कुछ नहीं पता उससे नहीं मतलब है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यदि यहाँ पर C रहता तो C लगा देंगे। अब तीसरा क्या रहेगा, ये R है और ये XC है, तो यदि यहाँ पे ये L है तो L लगा दिए, यदि C रहेगा तो C लगा देंगे, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है जी, सब में ऐसी दे रहे हैं। जब प्रतिरोध रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, समतुल्य प्रतिरोध आ गया। जब R XL रहे तो यहाँ पे XC लगा देंगे, स्क्वायर का अंडर रूट, जब C रहेगा तो C लगा देंगे, जब L रहेगा तो L लगा देंगे, ये आ गया आपका, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं क्या जी, ये वाला पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें पूछेगा फिर आपको क्या जी, पावर फैक्टर एंगल, ठीक है, इम्प्योर का। फिर आपको इसको क्या पूछ देगा जी, बताइए पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, तो कैपेसिटिव सर्किट है, आरसी सर्किट है, जब भी आपका आरसी परिपथ हो, आरसी परिपथ, आरसी सर्किट, सी के टी मतलब सर्किट, जब कभी भी आरसी परिपथ हो तो हमेशा आपका पूछेगा यदि पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होगा जी, लीडिंग होगा। तो पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब करंट लीडिंग, पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब क्या जी, करंट लीडिंग। तो आरसी परिपथ में चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, आपका करंट क्या होगा, लीडिंग होगा, करंट लीडिंग होगा तो पावर फैक्टर भी क्या होगा जी, लीडिंग होगा।
चलिए, तो यही चीज हम लोग देखे थे। श्रेणी परिपथ में करंट एक्स अक्ष पर लेंगे, क्योंकि श्रेणी में, अच्छा फेजर डायग्राम जो बनाए थे उसके लिए नोट दिया गया है। श्रेणी परिपथ में करंट एक्स अक्ष पर लेंगे क्योंकि श्रेणी में करंट समान होता है, तथा समांतर परिपथ में वोल्टेज एस अक्ष पर लेंगे क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है। देखो आप ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको फेजर डायग्राम बनाने में आसान होगा, इसीलिए कहा गया कि श्रेणी में एक्स अक्ष पे क्या लेंगे हम लोग, करंट लेंगे, और समांतर में एक्स अक्ष पर क्या लेंगे जी, वोल्टेज लेंगे। ये फेजर डायग्राम आ गया। तो ये फेजर डायग्राम किसका आ गया पता है, कैसा, कौन सा परिपथ जी, आरसी, आरसी सर्किट का आ गया। अरे ये फेजर डायग्राम किसका है, इसका है, इसका है यह, क्लियर। ये प्रूफ कर दिया है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आरसी परिपथ का करंट लीडिंग होता है तथा पावर फैक्टर भी क्या होता है जी, लीडिंग होता है। कारण आरसी परिपथ का चूंकि सी है तो सी में करंट लीडिंग, तो पावर फैक्टर भी क्या जी, लीडिंग। देखो आरसी परिपथ में सी को लेंगे, आरएल परिपथ में एल को लेंगे, एल के आधार पर आंसर देंगे। और जब ये आपका ट्रेंगल मालूम हो गया, कि जब आपका ये ट्रेंगल मालूम होगा तो हम लोग इस जानते हैं इस जेड में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस फाइव बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, इसको क्या बोलते हैं जी, पी। ये क्या हो गया, पी, ये हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया जी, एच। यदि टेन फाइव पूछेगा तो टेन फाइव निकाल देंगे, कॉट फाइव पूछेगा, अरे ये मैथ वाला चीज हो गया, अब जो पूछेगा वह निकाल देंगे, क्लियर। तो पी ऑफ पी डॉट एफ आपका पावर फैक्टर हो गया आर बाई जेड, हमेशा पावर फैक्टर आर बाई जेड। आरसी परिपथ, अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं अब। आप आरसी परिपथ आरएल परिपथ अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में दिया गया है आरसी परिपथ में, कैसा परिपथ है जी, आरसी परिपथ है, कैसा परिपथ है, आरसी, ये परिपथ है। आर बराबर दिया है कितना, 15 ओम, एक्सी बराबर दिया है, तथा संधारितीय प्रतिघात, देखो संधारितीय प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका इंग्लिश क्या होता है जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी बराबर दिया है कितना जी, 25 ओम। तो उस परिपथ का प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब क्या जी, इंपीडेंस जेड निकालना है। ये कितना दिया है आपका, 25 ओम। हमें निकालना क्या है जी, जेड। तो जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर अंडर रूट, आर का मान है कितना, 15 का स्क्वायर, एक्सी का मान है कितना, 25 का स्क्वायर। अरे अब निकाल लेंगे जी, बन जाएगा आप लोगों से, ये बन जाना चाहिए। 25 25 हन 625, 15 15 225, 25 25 हन 625। कितना आएगा जी, तो मामला गर्म, रूट निकल जाएगा, देखो तो। नहीं निकलेगा तो छोड़ो, जो होगा तो देखा जाएगा। 850, 25 है ना जी, ठीक तो है। 625 और 225, 850, ठीक तो है। इसका रूट निकालो तो कितना आ रहा है, ऐसा वैल्यू दिया गया है जो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा मान रहा था तो रूट निकल जाता, 29.5 ओम। जो भी आएगा राइट आंसर होगा, देख लो एक बार निकाल कर कितना आ रहा है जी। अब इसके बाद फिर हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन बनाइए तो। आरएल सीरीज परिपथ में
R बराबर है 10 ओम, और ऐसे कर लो जी, R बराबर 15 ओम, अब प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रतिघात निकालें। क्लियर? इस बार देखो क्वेश्चन में दिया है ऐसे, R इजकल टू, ये क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन में उल्टा दे दिया है। क्लियर? R बराबर दिया है 15 ओम, Z दे दिया इस बार 25 ओम, तो XL पूछ रहा है क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे ना तो Z स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, XL इस पर निकालना है तो XL स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो XL इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 625 माइनस 225, घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 400 बराबर कितना आ जाएगा जी, 20 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति पर प्रतिघात का मान एक्सएल का मान क्या होगा। उच्च आवृत्ति पर, उच्च आवृत्ति का मतलब क्या है जी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है जी, वेरी हाई है। ऑप्शन है बढ़ता है, सी है वही रहता है, बी है घटता है, डी है वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो एक्सएल एक्सी वोल्टेज पर निर्भर नहीं करेगा, पहले इतना जान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इजकल टू, आपका जो फॉर्मूला होता है एक्सएल इजकल टू क्या, 2 पाई एफ एल, यही तो फॉर्मूला तो यही होता है। अब कहता है उच्च आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, खूब बढ़ा रहा है, उच्च आवृत्ति, तो ये भी क्या होगा, बढ़ा होगा, समानुपाती है डायरेक्ट, तो क्या होगा, बढ़ता है, ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं ना जी? इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे, उच्च के जगह पर क्या दे दिया है, जीरो आवृत्ति यानी डीसी, या ऐसे लिख दे डीसी आवृत्ति पर, डीसी आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा। डीसी आवृत्ति पर, तो डीसी के लिए एफ बराबर कितना होता है जी, 0 हर्ज, तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई गुने 0 × एल यानी 0 ओम, मतलब क्या जी, शॉर्ट सर्किट, जो कि आपको बताए थे, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है? डीसी के लिए, यही डीसी के लिए पूछ रहे तो क्या हो जाएगा जी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी बैटरी में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है, एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है, जिसका धारतीय प्रतिघात एक्सी बराबर एक्सी 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। कोई बताएंगे इसका क्या होगा, निकालिए तो जी कोई जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग।
क्या? बहुत इजी है। एक अल्टरनेटिंग है, विशुद्ध संधारित्र है, यानी एक संधारित्र का यदि बात कर रहे हैं, ये आपका एक्सी प्योर कैपेसिटी, विशुद्ध मतलब क्या जी? संधारित्र मतलब प्योर। ठीक है, यदि एक्सी 10 ओम है, विशुद्ध मतलब आपका एक्सी प्योर का बात कर रहा है, शुद्ध संधारित्र है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जब फ्रीक्वेंसी f1 बराबर क्या है जी? f है, पहला केस में कहता है, फॉर्मूला क्या होता है? एक्सी इजकल टू 1/2 पाई f c। क्लियर? ये होता है आपका एक्सी बराबर, f1 बराबर f दिया गया है। दूसरा केस में कहता है ना, f2 बराबर हो जाता है यदि एसी की आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए, मतलब दूसरा बार में जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया है। तो पहला का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा जी? दोगुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाए? 2f हो जाए। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए जी? दोगुनी हो जाए, तब क्या होगा? अरे भाई तो बहुत आसान है, क्या ये तो बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। f1 बराबर फ्रीक्वेंसी दिया है, f f हर्ट्ज दिया है। f2 बराबर क्वेश्चन में कहता है फ्रीक्वेंसी दोगुनी हो जाए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक्स सी वन बराबर क्या होता है? 1/2 पाई f1c। और एक्स सी वन बराबर कितना दिया है जी? 10 ओम था ना? यस, 10 ओम है क्वेश्चन में, इतना है। अब एक्स सी टू बराबर, इसको लिख सकते हैं जी 2 पाई f c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई f2c। ये C2 बराबर, ये पहला केस और ये दूसरा केस। तो F2 तो दोगुना हो जाता है, 1/2 पाई इंटू 2f c। इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसको 1/2 बाहर कर लो, क्लियर? और 1/2 पाई f c, और इसका मान क्या है? x c1 है, तो 1/2, क्लियर? और इंटू क्या जी? x c1। और x c1 दिया है कितना जी? क्वेश्चन में कितना दिया था? x c1 10, यहाँ लिखा हुआ 10। तो 1/2 गुने 10 कट के कितना आ जाएगा? 5, बराबर कितना आ जाएगा? 5 ओम इज द राइट आंसर। देख लो यहाँ पे किसमें है जी? ए इज द राइट आंसर, 5 ओम। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एक विशुद्ध संधारित्र है, विशुद्ध मतलब यहाँ जी शुद्ध संधारित्र, प्योर कैपेसिटर पर लागू किया जाता है, जिसका धारितीय प्रतिघात एक्सी बराबर 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपका है एक्सी, ये जो पहले वोल्टेज ईएमएफ दिया जाता था, ठीक है ना, उसका हर्ज था 50 हर्ज। अब दोबारा बार में फिर तब ये कितना था जी? 10 ओम। तो कहता है कि जब ईएमएफ की आवृत्ति आपको 100 हर्ज कर दे, तब ये 10 ओम कितना हो जाएगा? तब ये 10 ओम कितना हो जाएगा जी? 100 पर ये हो जाएगा कितना? 5 ओम हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसी का कोई डाउट बोलेगा? बहुत सारा क्वेश्चन है, अब ज्यादा नहीं, 2-3 क्लास और होगा, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। रिजोनेंस सर्किट एगो बाकी है, और पैरेलल सीरीज इसका बाकी है अभी। कल हम लोग पावर फैक्टर का 2-3 गो फार्मूला देखे थे। क्लियर है? किसी का कोई डाउट तो बोलेगा जी। किसी कोई समस्या?
इसको आपको सॉल्व कर दिए हैं, आप ये सोल्यूशन ध्यान में रखिए। कुछ नहीं, दो चार गो फार्मूला, ऐसी फंडामेंटल कुछ नहीं है जी, आपका मैथ है। चलिए ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में।